रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आजकल हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से एक नई बहस का आगाज हो गया। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन कमीशन को, क्योंकि तालीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये सूबाई इख्तियारात दे दिए गए, सूबों को ये महकमा वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस हवाले से एक डिबेट का सिलसिला इस वक्त चल पड़ा है कि क्या हायर एजुकेशन कमीशन को सूबों के हवाले जब किया जा रहा है HEC को, तो क्या इससे म्यारी तालीम के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम किया गया है? क्योंकि पॉलिटिकल और जो जमहूरी हुकूमत है उस हवाले से खासे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इस तरह का फैसला किया गया। लेकिन यहाँ ये बात याद रहनी चाहिए कि ये जो फैसला किया गया, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने 18वीं तरमीम के बाद ये डिसीजन किया, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थी। और अब 9 महीने बाद अगर हम ये बात कर रहे हैं तो तमाम सियासी जमातों की जानिब से इसकी मुखालफत में मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं और सबका यही कहना है कि ये एक गैर आईनी इकदाम है और इस फैसले को फौरन से वापस लिया जाए। लेकिन याद रहे कि 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों ने इस पर ठप्पा लगाया, इसको वोट दिया और तब ये आइन और कानून का हिस्सा बना। जो सियासी जमातों की जानिब से बयानात आए वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एहसन इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, वो कहते हैं कि कोई आईनी मजबूरी नहीं है कि HEC को सूबों के हवाले किया जाए, हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम बात करते हैं कि याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के जो इसहाक डार साहब हैं, सेनेटर इसहाक डार रजा रब्बानी के साथ अमल दरामद कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हैं, जहां पे ये मामला भी जेरे बहस रहा क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये आइन का हिस्सा बन गया। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों की बात हम अगर करते हैं तो MQM HEC के हवाले से इसकी खात्मे की मुखालफत करती है। फारूक सत्तार का कहना है कि HEC को खत्म करने के फैसले को वापस लिया जाए, पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही इस तरीके से HEC को खत्म कर सकता है। ये आजम सवाती साहब कह रहे हैं, JUIF से इनका ताल्लुक और इनके नुमाइंदे भी उस इजलास में मौजूद थे। और साथ में आजम सवाती कह रहे हैं कि वजीर आजम अपनी कौम पे जुल्म कर रहे हैं। प्रोफेसर खुर्शीद साहब का कहना है कि HEC का खत्म होना तलबा के मुस्तकबिल के लिए नहायत ही नामुनासिब फैसला है। और मुशाहिद हुसैन साहब का कहना है कि हम HEC के खात्मे की कोशिश को मुस्तरद करते हैं, मुस्लिम लीग काफ इसकी हर फोरम पर मुखालफत करेगी। और मुशाहिद हुसैन साहब का यह भी कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है। तारिक अजीम साहब इस हवाले से कहते हैं कि HEC को खत्म करने से सवालात जन्म लेंगे और उभाम बढ़ेगा। अगर इस मामले को हम देख रहे हैं तो बार बार जैसे हम याद दिला रहे हैं कि 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों ने इस पर वोट किया था। लेकिन अब दूसरी जानिब मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से पिटीशंस भी दायर की जा रही है मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से कि इसको, इस इकदाम को जो है खत्म करने के हवाले से कोर्ट भी जायजा ले। इसमें 2 निजी यूनिवर्सिटियों का हम जिक्र करते हैं। HEC की बंदिश के खिलाफ एक दरखास्त भी दायर कर दी है। जबकि रजा रब्बानी साहब की अगर हम बात करते हैं तो 18वीं जो तरमीम, आईनी तरमीम है, उसमें जो अमल दरामद कमीशन के उसको हेड भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ मौका परस्त, मुफाद परस्त अनासिर जो है इस तरह की बात कर रहे हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है उसको दबा दिया जाए। उस वक्त जब ये चीजें मुंतकिल हो रही थी और 18वीं तरमीम बन रही थी तो इनमें से किसी हजरत ने या हजरात ने या इंस्टीट्यूशंस ने उस वक्त ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। जितना इस्लामाबाद वफादार है उतने सूबे भी वफादार हैं और मैं नहीं समझता कि करिकुलम अगर सूबों के पास जाएगा तो कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होगा। 18वीं आईनी तरमीम के बाद HEC का रोल तब्दील हो गया है। अब वो फाइनेंशियल चौधराहट नहीं चल सकती। HEC के हवाले से इस वक्त जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल तो यही किया जाता है कि क्या ये जाली जो डिग्रियां उनका मामला दबाने की कोशिश है? क्या सूबे इस काबिल हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन को चला सकें? क्या HEC के खत्म होने से पाकिस्तान की डिग्रियां दुनिया में मानी जाएंगी या नहीं? क्या आला तालीम दोबारा लाल फीते वालों की मरहून मिन्नत हो जाएगी? क्या HEC को खत्म करके कुछ लोगों से बदला लिया जा रहा है? दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ तलबा जो HEC से मुंसलिक हैं वो भी सड़कों पर निकल पड़े हैं और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या मामला सिर्फ इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का है और तलबा को भी पता है इस हवाले से कि क्या ये जो इकदाम किया गया है ये ठीक है या नहीं, या वो भी इस हवाले से अभी तक उनको कोई ऐसी खबर मुहैया नहीं की गई क्योंकि वो भी इस हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठा रहे हैं। जिनको अपनी डिग्रीज का नहीं पता वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला कैसे कर सकते हैं? और अब एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। इसका मतलब तो ये है कि जो आप पंजाब में सिलेबस पढ़ रहे तो वो पंजाब में आप पढ़ा सकते हो। को तो अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं उनसे संभाली जा रही तो उनसे वो पॉलिसीज नहीं हो रही तो इसको कैसे संभालेंगे? प्रोविंसेस में वो लोग प्रेफर करेंगे जो अपने जानने वाले हैं विदाउट यानी कि मेरिट स्कॉलरशिप इशू की जाएंगी। हर मुल्क में तालीम का एक स्टैंडर्ड होता है। एजुकेशन में तफरीक पैदा होगी, बच्चों की पढ़ाइयाँ अधूरी रह जाएंगी, इस कौम का मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा। इतने लोग पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे हैं
उनकी रिसर्च सब जारी रहेगी। जो आगे वाली जनरेशन है वो उनका जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि तुलबा इस हवाले से अपने किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो 18वीं तरमीम के हवाले से भी हम बात करेंगे और HEC के मुस्तकबिल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अपने मौजूद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी HEC पे। मौजूद मेहमानों को तारुफ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जावेद लगारी साहब, चेयरमैन है HEC के, आपको वेलकम कहते हैं। मारवी मेमन साहिब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदिज़्म से आपका ताल्लुक है। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लगारी साहब, आप ये बताएं, रजा रब्बानी साहब के अपने शॉर्ट सुने, आप क्या कहते हैं HEC को के बारे में, इसका मुस्तकबिल आपको क्या लगा इसमें? उसका मुस्तकबिल बिल्कुल सही है, सिक्योर है, बिकॉज HEC जो है वो 18 अमेंडमेंट में प्रोटेक्टेड है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन है, बट आई थिंक हर एक का यूनानिमस ओपिनियन है। लेकिन वो कह रहे हैं एक सिस्टम के जरिए इसको इवॉल्व होने दे, आईनी मजबूरी है, ये होगा, HEC तो जाएगा आप सूबों के पास। इवॉल्व, डिवॉल्व, डिसोल्यूशन, पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए कि अगर आप उनके प्रोग्राम देखें, कहीं डिसोल्यूशन है, कहीं डेवोल्यूशन है, कहीं एवोल्यूशन है, तो मेरे ख्याल से। लेकिन आप ही की पार्टी से उनका ताल्लुक है? जी, पार्टी मेरी है, लेकिन HEC इस डेवोल्यूशन नहीं है। HEC आपको नहीं लग रही। लेकिन हम रजा रब्बानी का अगर शॉर्ट दोबारा सुन लें, वो जो बार बार कह रहे हैं कि माली चौधराहट का मसला HEC के हवाले से, तो कुछ कमेंट करेंगे इस पे? ये शॉर्ट सुन लेते हैं पहले, फिर उस पर बात करते हैं। मुंतकिल हो रही थी और 18वीं तरमीम बन रही थी, तो इनमें से किसी हजरत ने या हजरात ने या इंस्टीट्यूशंस ने उस वक्त ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। जितना इस्लामाबाद वफादार है उतने सूबे भी वफादार हैं, और मैं नहीं समझता कि करिकुलम अगर सूबों के पास जाएगा तो कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होगा। 18वीं आईनी तरमीम के बाद HEC का रोल तब्दील हो गया है। अब वो फाइनेंशियल चौधराहट नहीं चल सकती। जी, रजा रब्बानी साहब कह रहे थे HEC का रोल तब्दील हो गया 18वीं तरमीम के बाद और अब फाइनेंशियल चौधराहट नहीं चल सकती। आप कैसे ले रहे हैं इसको, किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे? नहीं, वो कहते हैं कि कोई मेरे पास नहीं आया था, तो वो बात इसलिए गलत कर रहे हैं कि एजुकेशन डिवॉल्व हो रहा था, हायर एजुकेशन नहीं हो रहा था। तो जब हायर एजुकेशन वाले फिर जाएंगे क्यों उनसे बात करने के लिए, जबकि उसके स्टेटस को टच ही नहीं किया जा रहा था। और अमेंडमेंट के भी काफी अरसे बाद तक भी, अभी तक आज से 2 हफ्ते पहले तक कोई हायर एजुकेशन का जिक्र नहीं था। हायर एजुकेशन को डिवॉल्व होना ही नहीं था। आप मारवी, आप इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई और आपकी पिटीशन भी है, आज आपने एक पिटीशन भी फाइल कर दी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, मोशन भी पार्लियामेंट में आपने तो पार्लियामेंट में लेके आएंगे, लेकिन पार्लियामेंट और जुडिशरी, लेकिन आप पहले सुप्रीम कोर्ट में गई और फिर पार्लियामेंट में भी आप अब कह रही हैं कि इस पे बोलेंगे। लेकिन रजा रब्बानी साहब की जो हमें बात समझ आई, वो कह रहे हैं 18वीं तरमीम सबने वोट किया। झूठ। पहली बात, 18वीं तरमीम पे माशाल्लाह सबने वोट किया, बिल्कुल सच, मैंने भी किया। एजुकेशन बिल्कुल किया, एजुकेशन को डिवॉल्व होना चाहिए, हमने सबने उस पर वोट किया। बट ये तो एजुकेशन का मसला ही नहीं है। झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि आपको, आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश में, कि देखें जी ये वो लोग हैं जो एजुकेशन को डिवॉल्व नहीं कराना चाह रहे, वो नहीं चाहते कि एजुकेशन प्रोविंसेस पे जाए। मैं कहती हूँ एजुकेशन प्रोविंसेस पे जाए, मैंने साइन किया है, सर आंखों पे जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, आप क्यों आवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं? हायर एजुकेशन तो हमने 18वीं तरमीम में जो है फेडरल लिस्ट में रखी है। फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, आइन में तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैं कंप्लीट कर दूं ताकि कंफ्यूजन, हायर एजुकेशन आ जाती है, जो हमें समझ आ रही है। गलत बात है। फेडरल लिस्ट मतलब जो चीज सूबों में नहीं जाएगी, उसमें हायर एजुकेशन के सारे कंपोनेंट्स आते हैं। एजुकेशन सर आंखों पे जाए, मैं उसकी प्रोपोनेंट हूँ, मेरी पार्टी ने करिकुलम के ऊपर बात की, लेकिन मैं वो पार्टी लाइन में नहीं फॉलो कर रही। मैं कहती हूँ सर आंखों पे एजुकेशन जाए, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं जा सकती, क्योंकि हायर एजुकेशन मैंने साइन किया है, खुर्रम ने साइन किया है, सबने साइन किया कि वो फेडरल लिस्ट में आएगी। वो फेडरल लिस्ट की बार-बार ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, फेडरल लिस्ट मैं बिल्कुल मैं उसके पढ़ दूं क्योंकि लेवल पे वो जो बात कर रहे हैं कि सूबे सबको पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेंगे, फेडरल उस पे ही बरकरार है। इसके पढ़ना जरूरी है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 के पोर्शन 16 और 17 को पूरी कॉम पढ़ ले, नंबर 32 को भी पढ़ ले, और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 का पोर्शन नंबर 6, 7, 11, 12 और 13, ये सारे वो क्लॉजेज हैं, ये सारे वो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें 18th अमेंडमेंट में हम सब पार्लियामेंटेरियंस ने HEC को फेडरल लेवल पे रखने की साइन की हुई है। तो अगर ये अब झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल झूठ। आप क्या कहते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं,
लोगों को तरफ किया जा उन लोगों में शामिल है, और इसहाक डार साहब उन लोगों में शामिल है जिन्होंने पार्लियामानी जो कमेटी बनी और अमल दरामद बिल्कुल वजाहत होनी चाहिए। एजुकेशन और एहसन इकबाल साहब ने भी बड़ा क्लियर कहा था, 18वीं आईनी तरमीम में कहीं ये नहीं लिखा कि एचईसी को तोड़ा जाएगा। अभी भी मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो बात समझने की है, एचईसी को सूबों को नहीं मुंतकिल किया, एचईसी को तोड़ा जा रहा है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए आप अवाम को कि एचईसी को तोड़ा जा रहा है, उसके टुकड़े करके कहीं इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री उसको दे रहे हैं, कहीं कैबिनेट डिवीजन को दे रहे हैं, मुख्तलिफ, कभी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को दे रहे हैं। एचईसी के जो 10 कोर फंक्शन है वो अभी तक वफाकी हुकूमत के हाथ है। ये दूसरा झूठ बोला जा रहा है। ये मेरी गुजारिश सुनिए, में तो एजुकेशन लिख दिया गया जी, एजुकेशन नहीं, ये जो कोट किया है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 एंड 2, वो मुकम्मल तौर पे एचईसी के जो 10 कोर फंक्शन है उन्हें कवर करती है। मामला जिस वजह मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जिसका जिक्र भी चौधराट का जिक्र किया, 3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से हुकूमत को एचईसी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो जाली डिग्रियों का मामला, बिल्कुल, जो कंट्रोवर्शियल है और अभी तक फंसा हुआ है, मुअल्लक है, और हुकूमत नहीं चाह रही कि इसको आगे। रास्ते में रुकावट कौन? एचईसी। उसकी रास्ते में रुकावट एचईसी ने तो उसको टेकअप करना ना, एचईसी उसको वेरीफाई करता है। इश्यूज बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक वजह से एचईसी को अच्छा नहीं लग रही। दूसरी वजह जो फाइनेंस चौधराट की बात की, एचईसी हमारी यूनिवर्सिटीज के रफली सालाना 23 अरब रुपए करंट एक्सपेंडिचर के फंड करता है। ठीक है, और चूंकि एचईसी एक अलग कमीशन है, ये मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि ये एचईसी क्यों करे, ये पैसे हम क्यों ना इसकी बंदर बांट करें तमाम यूनिवर्सिटियों में। तो पैसे तो अभी भी इन्होंने देने हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को नहीं देने, लेकिन कहीं और डालने। नहीं, वो जो भी करना चाहते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि एचईसी का पैसा फेडरल गवर्नमेंट पैसा फेडरल गवर्नमेंट खाएगी, प्रोविंसेस को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये और दूसरा जो तीसरी बात मैं बर्दाश्त कर दूं कि एचईसी के पास इस्लामाबाद में बड़ी वैल्यूएबल एस्टेट है, जमीनें हैं, उस पर भी फेडरल गवर्नमेंट कब्जा। तो ये 3 वजूहात है जिसकी वजह से मैं दोबारा दोहराता हूं, अवाम की क्लैरिटी के लिए। जमीन कर दी, जमीन 23 अरब रुपए के करंट एक्सपेंडिचर की फंडिंग और जाली डिग्रियां, इनकी वजह से ये एचईसी को तोड़ रहे हैं। मैं दोबारा, ये बड़ी बात, एचईसी सूबों को नहीं जा रहा, आप बड़ी, मुझे सारी बात समझ, मालवी आपकी भी समझ आ गई। मैं इनसे जरा पूछ लूं, इसहाक डार साहब को ये बात क्यों नहीं आप समझा रहे? क्योंकि वो तो बार बार बात कर रहे हैं कि जी ये ठीक हुआ, जो भी बात हुई वो सही हुई 18वीं तरमीम में। अगर इतना बड़ा तो उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले? नहीं, ये बोलने की बात ही नहीं। मैं ये 18वीं तरमीम में किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि एचईसी को डिवॉल्व करें। इस चीज को मैं कहीं नहीं कहता। जो हमारा मुस्लिम लीग नून का जो करंट डिसेंट नोट है करिकुलम के ऊपर, ये जो निसाब है वो उसका एचईसी से ताल्लुक नहीं है। तो हमें मैं नहीं कर रही हूं, रबानी कर रही हूं। दोबारा मेरी गुजारिश है, मुझे आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुझे एक चीज बड़ी अहम बात है। सेनेटर एसएम जफर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं, और हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के मेंबर भी हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल समझते हैं, बिकॉज वो हर मीटिंग में आते हैं एचईसी के। जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी जब मिल रही थी और डेलिब्रेट कर रही थी डेवोल्यूशन को, उन्होंने मुझे उस मीटिंग के फौरन बाद फोन करके मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने बोला कि हमने एचईसी को बच गया है, उसको हमने फेडरल लिस्ट में डाल दिया है हायर एजुकेशन। चीज पढ़ना चाह रहा हूं ना, की मैं बात कर रहा हूं, बिल पास होने से पहले तमाम पार्टियों के ऊपर ये इल्जाम आ रहा है। मेरी गुजारिश है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो सबसे ज्यादा शोर देखें, जो बैरून मुल्क हमारे पढ़ने वाले स्कॉलरशिप होल्डर है, तो इसका मतलब सूबे खा जाएंगे। नहीं, मेरी गुजारिश नहीं, वो उनको नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, सूबों को मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो नहीं मिल सकता, बिकॉज फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 17 में स्पेसिफिकली पढ़ना चाहता हूं। पहले 16 पढ़ लेना। 16 भी पढ़ लेता हूं। फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, दैट इज फॉर रिसर्च, फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग और फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पेशल। लेकिन 17 पढ़ा है मैं, जिसकी वजह से बड़ा शोर उठा हुआ है और बड़ा पैनिक है कि जी शायद जो बैरून मुल्क लोग गए हुए हैं उनको स्कॉलरशिप बंद हो जाएंगे, उनको वापस बुला लेंगे। हो ही नहीं सकता। फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 1 17 है, education as respects Pakistani students in foreign countries and foreign students in Pakistan। इसका मतलब ये कि ये बात सूबे को नहीं जा रही, जा ही नहीं सकती। तो फिर मसला कहाँ है? मसला यही है जो मैंने 3 आपको मसले गिनाए हैं। इसकी वजह से ये इसको तोड़ना चाहते हैं, ये उसको किसी तरह सूबों को नहीं तोड़ने की बात की, सूबों को नहीं जा रहा। हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि हम सूबों को दे रहे हैं एचईसी और ये लोग जो है सूबों से रोक रहे हैं। मैं
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के सबसे ज्यादा हक में हूँ। मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन जाए, मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें एजुकेशन के साथ जाए, लेकिन एक चीज सी नहीं जा सकता। और मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ उनकी नीयत में खलल कि जो कैबिनेट डिसीजंस हैं मार्च 28, 2011 के मेरे हाथ में है, उसमें पॉइंट नंबर 4 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड इक्विवेलेंस ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमास कहाँ जा रहा है? सूबों को तो नहीं जा रहा। कमीशन फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन अंडर कैबिनेट डिवीजन, ये तो आप इनको डिवॉल्व करके कोई और चीज बना रहे हैं। एक नया कमीशन बन जाएगा एजुकेशन इन द कैपिटल गवर्नमेंट को जा रहा है, सूबों को तो नहीं दे रहे, तो वापस झूठ बोल रहे हैं ना कि हम सूबों को दे रहे हैं। अच्छा चले नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अब्रॉड एंड फॉरेन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, किसको जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को जा रहा है। सारी सूबों को आप कह रही है नहीं जा रहा, फंडिंग भी नहीं जाएगी, पैसा भी नहीं जाएगा, स्कॉलरशिप्स भी नहीं जाएंगे, सब कुछ नहीं। फिर लगारी साहब, ये फिर आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और 18th अमेंडमेंट हुई, और रजा रबानी साहब, मैं तो क्योंकि मैं तो खुद मेरी नाकिस राय नहीं है, लेकिन उनकी जो मैंने बातें सुनी तो वो बार बार सबको ब्रीफ कर रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट में सब कुछ ऐसे हुआ, तो पार्टी के अंदर इतना कंफ्यूजन है, वहां क्यों नहीं इसको क्लियर किया जा रहा? नहीं, मेरा ख्याल से अब जो हमारी मीटिंग हुई थी रजा रबानी से, उसमें भी रजा रबानी साहब ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि ये जो पैसों का मामला है कि जो अभी सूबे आश्रय में बैठे हैं कि हमें ये पैसे मिलेंगे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि सूबों को पैसे मिल गए एनएफसी के अवार्ड में, अब उनको पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आगे चल के हम एक मीटिंग करेंगे उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ और चीफ सेक्रेटरियों के साथ, और उनको इस चीज के बारे में बता दिया जाएगा कि पैसे तुम्हें एनएफसी में मिल गए, अब फेडरल गवर्नमेंट नहीं देगी। सूबे इस आश्रय में बैठेंगे हमें पैसे मिलेंगे, बल्कि 2 सूबाई प्रोविंशियल सेक्रेटरियों ने बोला है कि अगर हमें पैसे नहीं मिलते हैं तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसहाक डार साहब से बात कर लूं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, और वो बड़े क्रेडिबल और सीनियर सेनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जो 18th अमेंडमेंट हुई और सबसे बड़ा क्रेडिट इनको रजा रबानी साहब को जाता है। अस्सलाम वालेकुम इसहाक डार साहब। जी वालेकुम सलाम जी, अस्मा बीबी, आप खैरियत से हैं? जी फाइन, थैंक यू जी। जी आप सबको सलाम भी कह रहे हैं। डार साहब, कंफ्यूजन काफी ज्यादा है, हमने रजा रबानी साहब के सोर्स चलाए, उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद HEC क्योंकि एजुकेशन के तमाम तर मामला सूबों को मुंतकिल हो गए, और अब जो लोग इस हवाले से बात करें सूबाई खुद मुख्तारी और मौका परस्त अनासर है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे HEC के रोल के हवाले से? देखें अस्मा बीबी, एक तो यह है कि मुस्लिम लीग नून ने 25 फरवरी के बाद इम्प्लीमेंटेशन कमीशन में, पहले मेरी वाइफ बीमार थी, उसके बाद मुझे मियां साहब के लिए लंदन जाना पड़ा, तो इसमें पिछले 2 हफ्ते में काफी कंफ्यूजन ये फैला है। मैंने वापस आते ही 2 इनफॉर्मल मीटिंग रजा रबानी साहब से की है, और ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, और कल उन्होंने सेनेट के फ्लोर के ऊपर आकर मेरी रिक्वेस्ट पे ये बयान भी दिया है एज ए मिनिस्टर फॉर IPC इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। उसमें जो उनके साथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारी जमात ने जो की है, ये जो एम्बिगुटी और जो अभी जो स्पेकुलेशन चल रही है कि जी स्कॉलरशिप का क्या बनेगा, फंडिंग का क्या होगा, ये जो एक्रेडिटेशन का क्या होगा, फिर तीसरा था कि जो फॉरेन एड है वो रुक जाएगी, ये सारी चीजें फेडरल लेवल पर रहेंगी। अब उन्होंने इसको, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब आपको जो पार्किंग की बात कर रहे हैं, मेरी ये पिछले 48 घंटे में रजा रबानी साहब और मेरे दरमियान ये बिल्कुल क्लियर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि ये एक ही, इसकी जो फॉर्मेट और एंटिटी एक होनी चाहिए, और उन्होंने इत्तेफाक किया है, और वो कल सेनेट के फ्लोर पे आके अगर आप उनकी पूरी स्टेटमेंट, अगर आपके पास वो ट्रांसक्रिप्ट हो तो आप उसको सुन लें, और उन्होंने आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसको क्लियर भी करेंगे। चले मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिए, करिकुलम पॉलिसी और प्लानिंग के हवाले से क्या होगा, जो एजुकेशन की अगर बात करें? करिकुलम जो था, करिकुलम देखिए मुस्लिम लीग नून के पास तो कोई गन पॉइंट है नहीं कि दूसरे सूबों को जबरदस्ती मनवाए, और अभी आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का डेसेंट नोट है कि करिकुलम सिलेबस जो है वो डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। इसी तरह मुस्लिम लीग क्यू का भी था, और दो महले मारवी साहबा तो अभी मैंने सुना कि वो तो चाहती है ये डिवॉल्व हो, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि अगर ये चीज डिवॉल्व होती है तो फिर हम हायर स्टैंडर्ड के साथ लोअर एजुकेशन को कनेक्ट कैसे करेंगे? यू कैन नॉट हैव ए वैक्यूम। बिल्कुल आखिरी बात मुझे मुख्तसरन अगर ये मैं आपको इसका जरा एक्सप्लेन कर दूं, आपका क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल हमारे प्रपोजल के ऊपर फिर ये नई आइटम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में डाली गई, हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एक, दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान में 73 के आइन से लेके आज तक सिर्फ स्टेट बैंक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 में था, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हदूद में आता है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में जो चीजें आती हैं वो उसमें सूबे भी हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, इसलिए हमने दोनों चीजों को वहां दिलवाया कि बैठ के ये हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसको ओवरसी करेगी, और ये रेगुलेटरी बॉडी सारी भी वहीं आएंगी। तो अब पोजीशन बड़ी क्लियर है, ये ना स्कॉलरशिप जो लोग जिनको हैं
उनको बरी होनी चाहिए। ये हम एज मुस्लिम लीग नून बिल्कुल आप कह रहे हैं, आप आवाज भी उठाएंगे, बात भी करेंगे। आखिरी बात मुख्तसरन ये जानना चाहूंगी, इम्प्लीमेंटेशन कमीशन के डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से आप मुझे थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दें। जो एचईसी की जगह कहा जा रहा है कि एक नया कमीशन बनाया जाएगा, तो आपकी राय क्या होगी, क्या होना, एचईसी को बरकरार रहना चाहिए या नया कमीशन होना चाहिए? तमाम कोर फंक्शंस होंगे और मैं उसको क्लियर करूं कि एक जगह पे होंगे। अब अगर उसका नाम आइन में चूंकि आइटम 6 डाली गई है, हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का वहां लफ्ज यूज हुआ है, तो अगर उसका नाम हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कमीशन हो जाए तो मैं समझता हूं कि ना जावेद लगारी साहब को इतराज होगा, ना मुझे होगा, ना किसी और को होना। लगारी साहब बैठे हैं, आपकी बात सुन भी नहीं है। लगारी साहब बैठे, डार साहब वो आपकी अपोज करेंगे अगर किसी वजह से। हालांकि अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग पिछले 48 घंटे में है मियां रजा रवानी साहब के साथ इनफॉर्मल 2 मीटिंग मेरी हो चुकी है, वो बड़ी क्लियर है कि ये एक एंटिटी होगी, एक इसका फॉर्मेट होगा, ये सारे फंक्शन एक ही जगह पे रहेंगे। अगर आपने इसका नाम तब्दील करना तो उसमें ऑब्वियसली टू मीट दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? लगारी सब कुछ कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये तो साफ शो करता है कि सारे फंक्शन 4 डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसाक डार साहब शायद प्रोबेबली ये कह रहे हैं कि नहीं, ये रिवर्स की जाएगी डिसीजन और एक ही प्लेटफॉर्म पे होगी। ये प्लीज क्लैरिफाई कर लें। नून ने इसके ऊपर एहतजाज किया और कहा है कि इसको रिटेन करें। नहीं, वो काफ ने भी की है। जी डार साहब। जी मैं आपको ये क्लियर कर दूं जावेद लगारी साहब कि मेरी पिछले 3 दिन में लंदन से मियां साहब की मैं आयात के लिए गया था, जो मेरी मीटिंग्स हुई हैं, मेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि तमाम फंक्शन जो है ये प्लानिंग और कैबिनेट और या मुख्तलिफ जगह पे नहीं जाएंगे, ईएडी वगैरह में ये तमाम फंक्शन एक एंटिटी के तौर पे रहेंगे। अगर नहीं होता तो मैं आपको पब्लिकली कमिटमेंट दे रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून विल नॉट बी ऑन बोर्ड। आप मुत्तफिक हैं? बिल्कुल ठीक है। और उसका जो सेकंड पार्ट है, आपका मेरा राब्ता रहा है लगारी साहब एंड आई वाज इन इंग्लैंड। बिल्कुल मेरी आपसे बात हुई है, बिल्कुल रहा है साहब। माय माइंड इज क्लियर, माय जमात माइंड इज क्लियर एंड वी आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वन एंटिटी फॉर द एंटायर फंक्शंस एट द फेडरल लेवल। बिल्कुल नहीं तो फिर एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक और पूछना मैं नहीं हुआ सेनेटर साहब, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जब हायर एजुकेशन कमीशन एग्जिस्ट करता है तो ये एक वर्ड बीच में स्टैंडर्ड्स डाल के एक नया कमीशन बनाने का क्यों जिक्र हो रहा है? फिर वो अपने फंक्शंस कंटिन्यू करे, वो तो करता आ रहा है और सही तरीके से कर रहा है। देखिए जावेद साहब, आप भी इतनी पोजेसिव ना हो, को फर्क नहीं पड़ता नाम चेंज करने से, क्योंकि पहले हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में नहीं था और एजुकेशन कॉन्क्रीट सब्जेक्ट था जो सूबे भी कर सकते थे, फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती थी। हमें रियलिटीज को फेस करना चाहिए। पंजाब तो चाहता था कि इवन करिकुलम जो है वो सेंट्रलाइज्ड है फेडरल लेवल के ऊपर, लेकिन चूंकि तीनों सूबे हमारे भाई नहीं माने तो हमने डेसेंट नोट दिया, आज भी रिकॉर्ड पे है। इसके बावजूद हमने उसके बाद उसको एग्री कर लिया और आपने देखा कि आज हमें इसका हल निकाला। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज जो फंक्शन है जो रहने चाहिए कोर फंक्शन वो रहेंगे, लेकिन स्प्लिट नहीं होंगे मुख्तलिफ अदारों में। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पिछले 48 घंटे में मेरे वापस आने को इंटरवेंशन मैंने की है और उन्होंने हमसे एग्री किया है और होपफुली इस आने वाले हफ्ते में इसको पब्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर देंगे ये जो बहस चल रही है मुल्क में बंद हो जाए। बहस भी बंद हो जाएगी। वो कह रहे क्लियर भी कर देंगे। एक मसला उन्होंने उठाया कि जी अब वो जो नाम का मसला और आप उससे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। मैं इसी पे मजीद बात करूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है एचईसी के रोल के हवाले से। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुतमईन ने डार साहब ने जो बातें की और एचईसी के रोल के हवाले से जो नहीं, डार साहब ने तो भी इनकम्प्लीट बात की है, बिकॉज वो जो फेडरल लिस्ट 1 और 2 में तकरीबन 8 फंक्शंस हैं जो एचईसी करता है, जिसमें रेगुलेटरी भी है रोल, उसमें रिसर्च भी है। ये तो 2 अहम है और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है बिकॉज ये भी फेडरल सब्जेक्ट्स हैं और ये एचईसी भी करता आया है। इस वक्त तकरीबन 80% रिसर्च जो है पाकिस्तान में वो एचईसी के तहत होता है और रेगुलेटरी रोल भी है। जो सारी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करते हैं, पॉलिसीज बनाए जाते हैं, वो भी एचईसी करता है एट ए फेडरल लेवल। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और अगर ये 6-8 फंक्शन सारे के सारे फेडरल रहते हैं, मैं फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज इनका कंसर्न फंडिंग का है और वो तो सूबों का मसला होगा फेडरल गवर्नमेंट के साथ के बियॉन्ड एंड अबव द एनएफसी उनको मिलता है या नहीं मिलता है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। ये 8 फंक्शंस जब पहली एचईसी करता आ रहा है अंडर वन सिंगल प्लेटफॉर्म, अंडर ए सिंगुलर ऑर्डिनेंस, उसमें से आप सिर्फ उसके जो मिनिमाइज करना चाहते हैं फंक्शन, व्हाई डू यू इवन हैव टू राइट ए न्यू लॉ विद ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन एट द फेडरल लेवल? इट डजंट मेक सेंस टू मी। और दूसरी बात ये
کہ اس میں سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے کس سے کیا منوایا، کیونکہ پچھلے 4 گھنٹے میں لائیو پریس کانفرنس کراچی سے چلی ہے رضا ربانی صاحب کی، تو اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ نون کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ اب واش آؤٹ ہو گئی ہے، کیونکہ 4 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے قوم کو انہوں نے قوم کو رضا ربانی صاحب نے کنفیوژن میں ڈالنے کی کوشش پوری کی پوری کی ہے، اور انہوں نے ایجوکیشن کو اور HEC کو مکس کر دیا ہے، تو یہ تو غلط بیانی کی ہے انہوں نے، تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ اگر پہلے ہوئی ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے آپ دونوں کی جماعتوں کے درمیان؟ ڈار صاحب تو کلیئر کرانے کی وہ بار بار کہہ رہے ہیں، بہتر جواب وہی دے سکتے جی ڈار صاحب، دیکھیں جہاں تک جاوید لغاری صاحب فرما رہے ہیں 10 فنکشنز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، 4 نہیں 10 فنکشن آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بالکل غالباً یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری ایبسنس میں یہ کوئی شاید مختلف جگہ پارک ہو رہے تھے، اب کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایک اینٹی جو ہائر اتھارٹی ہوگی ایجوکیشن کی، اس کو ہائر ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کمیشن کہیں گے، وٹ ایور یو کال اٹ، وہ ایک اینٹی موسٹ لائکلی دا بیسٹ تھنگ از کہ جو بھی چل رہی ہے یہی ہینڈل کرے گی، نمبر 2۔ نمبر 3، یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے وہ کون کرے گا اور ریگولیٹر کا کام کون کرے گا۔ HEC کے جو موجودہ قانون ہے، اگر یہ دونوں فنکشن HEC کے پاس ہیں تو HEC کے پاس ہی رہنے چاہیے۔ ہم تو ایک پالیسی ڈیسیژن ان سے یہ لے رہے ہیں کہ جو چیز ڈیوالو ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو چیز نہیں ڈیوالو ہو رہی، اور HEC میں تمام چیزیں آلموسٹ ماسٹر فنڈنگ کے جیسے خود ہی لغاری سے فرما رہے ہیں وہ وہاں رہیں گی، ریٹین ہوں گی۔ دیٹ واز دا ہول آئیڈیا کہ آپ FLL2 میں آئین میں ہم نے آئٹم نہیں ڈلوائی ہے، ایک۔ دوسرا رہا ماروی صاحبہ جو فرما رہی ہیں، اگر رضا ربانی صاحب نے پچھلے 4 گھنٹے میں پریس کانفرنس کی ہے اور کل انہوں نے سینٹ میں جو فلور کے اوپر اپنا ایک ایز اے منسٹر آفیشیل بیان دیا ہے، اگر اس میں کوئی کانٹراڈکشن ہے تو وہ ہم ویکینڈ کے بعد ان سے کلیریفائی کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز کیٹیگورک دوبارہ PMLN کی طرف سے عرض کر دوں کہ ہمارا سٹینس بالکل کلیئر ہے اور پرنسپلڈ ہے۔ اگر اس میں ڈیویشن ہوتی ہے اور اگر ہمیں آؤٹ ووٹ کر کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر obviously PMLN will not be a party to it۔ لیکن ڈار صاحب ایک آخری بات مجھے بتاتے جائیں گے کہ سردار آصف احمد علی پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رضا ربانی کے ساتھ ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ یہ HEC کا فیصلہ جاوید لغاری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ مارچ میں ہوا ہے، میں نے 25 فروری کے بعد میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، جب ہمارا 10 پوائنٹ ایجنڈے پہ بریک ہوئی تھی اس کے بعد میں نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، میں بلکہ آؤٹ آف وے جا کے ابھی یہ جو ایشو اب شروع ہوئی ہے اور جو کنٹروورسی ہوئی ہے، جاوید لغاری صاحب نے مجھے لندن میں رابطہ کیا تو میں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ ایشو PMLN کے بہاف کے اوپر اٹھایا ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کم سے کم انہوں نے شور کروایا ہے کہ ہم اس کو اسی طرح لے کر چلیں گے جو کہ جہاں آپ کا جنرل کنسنسس آپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی چینج ہے ان کی پارٹی کی پالیسی میں تو وہ 1-2 دن بہت بہت جی صحیح کہا آپ نے، بہت بہت شکریہ ڈار صاحب، آپ اس حوالے سے ہمیں کلیئر کی بہت ساری چیزوں کو جن میں کنفیوژن برقرار تھا۔ سکیر صاحب صوبوں کو پھر کیا ملے گا پھر اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں؟ پھر HEC کا پہلے بات یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ رضا ربانی صاحب کے پاس موقع ہوگا کہ وہ آ کے اس کو کلیئر کریں، اور خاص طور پہ جس کنفیوژن میں انہوں نے یہ جو گڈ مڈ کیا ہے تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو آپس میں، اس کو علیحدہ وضاحت کریں۔ لیکن آپ کے سمجھنے رضا ربانی اتنے پڑھے لکھے منجے ہوئے لائر ہیں، وہ اگر اس طرح کی باتیں مبہم باتیں کر سکتے ہیں؟ منجے ہوئے لائر ضرور ہیں لیکن وہ ایک سیاسی حکومت کا حصہ ہے، اور اگر ایک سیاسی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ادارہ توڑنا ہے بعض وجوہات کی بنا، آپ نے 3 وجوہات گنا دی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ پھر اپنی جو ان کی حکومت کی اور ان کی سیاسی پارٹی کی پالیسی ہے اس کے مطابق وہ کنفیوژن پھیلائیں گے، لوگوں کو ڈسٹرپٹ کریں گے تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ ہمارا کام یہ ہے بطور اپوزیشن، اور ڈار صاحب نے اس کو بڑا واضح کیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ بات آواز اٹھائی ہے بلکہ اب انہیں موقع دے رہے ہیں کہ وہ پرسوں کلیئر کریں، نہیں کریں تو ہم بھی جو ہے آپ اس کے خلاف آپ کہنے آواز اٹھائیں گے؟ بریک اپ کے خلاف ہے رضا ربانی صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے 2 جماعتوں کے اراکین اور بھی بیٹھے تھے، اس میں مجھے یاد ہے رحمت اللہ کاکڑ صاحب بھی تھے، عبد المالک بلوچ صاحب بھی تھے، وہ امپلیمنٹیشن کمیشن کا حصہ ہیں، جس کا مطلب سیاسی جماعتوں کی سپورٹ تو حاصل ہے۔ پھر جو بھی ڈار صاحب نے کیا اگر وہ آؤٹ ووٹ کرنے کی کوشش کریں گے قومی اسمبلی میں اس معاملے کو تو ہم تو اس کے خلاف ہیں، ہم HEC کو بریک اپ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بڑا واضح ہے۔ جو چیز اچھی نہیں لگ رہی اس پوری سچویشن میں وہ یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم HEC
AGC کو ڈیوالو کریں صوبوں کو دے رہے ہیں اور یہ کچھ لوگ کچھ عناصر وہ روک رہے ہیں. سوری, آپ کو ابھی ہم نے پروو کر کے دیا کہ آپ نہیں ڈیوالو کر رہے, آپ تو فیڈرل حکومت کے پاس رکھ رہے ہیں, صرف ڈفرنٹ پورشنز میں توڑ کے رکھ رہے ہیں. تو پہلی بات 4 گھنٹے پہلے جو انہوں نے قوم کے ساتھ غلط بیانی کی ہے اس کی وضاحت ہمیں اسمبلی میں چاہیے. آپ اس طرح اسمبلی کا اجلاس 48 گھنٹوں بعد ہے تو اس میں آپ اس پہ کلیئر کریں گے. اسی حوالے سے لغاری صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور کس قسم کے تحفظات ہیں اس حوالے سے HEC, اور کیا واقعی HEC کو توڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے HEC کے رول کے حوالے سے اور مختلف سیاسی جماعتیں میدان میں کود پڑی اور کہا جا رہا ہے HEC کو توڑنے کی کوئی بھی جو کوشش ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے گا. لیکن بات ہم ٹیکنیکلی بھی اس پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ہم رضا ربانی صاحب کا ایک اور سارٹ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ آپ تینوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اس پہ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروفٹس آف ڈوم جو سینٹرلسٹ پالیٹکس آج دن تک کر کے پاکستان کو اس نہج تک لے کے آئے جو صوبوں کو خود مختاری دینے کی پہلے دن سے مخالفت کرتے رہے, اور جنہوں نے یہ بات کہی, یہ وہ سکول آف تھاٹ ہے عطاء الرحمان کا جس نے ہر اس سیاسی کارکن کو جس نے صوبائی خود مختاری کی بات کی یا جس نے اس ملک میں جمہوریت کی بات کی, اس کو کہا کہ یہ غدار ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ جب تک ہم نہیں دیں گے اس وقت تک یہ غدار ہی رہیں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا رضا ربانی کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ صوبوں کو چلا گیا ایجوکیشن کا معاملہ. میں ماروی آپ سے پوچھوں گی, بالکل پہلے آپ کریں گے. رضا ربانی صاحب سیاست کر رہے ہیں اس ایشو پہ اور آئی ٹیک گریٹ ایکسیپشن ٹو دس. میں سب سے زیادہ پروونشل اٹانومی کے حق میں ہوں اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایجوکیشن جانی چاہیے صوبوں کو, لیکن یہ ایشو پہ یہ سیاست اس لیے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جنہیں کبھی یہ غلط پسند ہی نہیں آئی. نہیں تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں پروونشل اٹانومی کے حق میں ہوں, میں کہہ رہی ہوں ایجوکیشن جانی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس پہ نہ وہ جو ہے نیگوسیشن کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور پارٹی نیگوسیشن کر سکتی, کسی پارٹی کو نیگوسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس قانون کا حصہ ہے جو میں نے سائن کیا ہے. میں نے سائن کیا ہے کہ HEC جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو رہے گا, اور انہوں نے سب کو غلط بیانی کی ہے کیونکہ صاف ہم نے دکھا دیا ہے کہ HEC ابھی تک صوبوں کو نہیں جا رہا. مجھے بس رضا ربانی صاحب مجھے یہ پروف کر دیں کہ HEC صوبوں کو جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, چلیں ڈیبیٹ ایک علیحدہ ہو جائے گی کہ وہ جا رہے ہیں, لیکن بار بار وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد جا رہے ہیں. آپ کو لغاری صاحب کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کوئی بدنیتی اس میں ملوث ہے, آپ کو لگ رہی ہے؟ باروی محمد بالکل صحیح بول رہی ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سائن کیا تھا 18 امینڈمنٹ میں اس انڈرسٹینڈنگ سے کیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن صوبوں کو نہیں جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ ٹیکنیکلی پروفیشنلی بھی اکیڈیمکلی بھی ہر ایجوکیشن صوبوں کو اس لیے نہیں جا سکتا ہے کہ جیسے میں نے 2 فنکشنز ہی میں صرف ذکر کرتا ہوں, 10 فنکشنز سے اتنا ٹائم نہیں ہے. ریسرچ کیسے صوبوں کو جائے گا جبکہ ریسرچ انٹر ڈسپلنری ہوتا ہے, انٹر پروونشل ہوتا ہے اور گلوبل ہوتا ہے, اور ہم جو ریسرچ کے 1000 پروجیکٹس جو فنڈ کر رہے ہیں وہ بٹوین صوبے ہوتے ہیں, بٹوین کنٹریز ہوتی ہیں, اور وہ فنڈنگ بھی HEC کرتی ہے. قابل نہیں, آپ دانش سکول تو چلا سکتے ہیں, میری گزارش, حکومت کے ایک وزیر جو ہیں وہ ان بیانات کی آڑ میں HEC کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, بالکل, اور اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں. کیونکہ آپ کے ناظرین پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں پہلے ہی صوبے چلا رہے ہیں, وہی ان کو مینج کر رہے ہیں, اس میں ان کے وائس چانسلر کا تقرر صوبے کر رہے ہیں, HEC کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. معاملہ یہی ہے کہ اگر یہ چاہتے بھی رضا ربانی صاحب تو ریسرچ کا رول تو نمبر 17 ایکسکلوزیو فیڈرل لیجسلیٹو لکھا ہوا ہے, وہ نہیں دے سکتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ مضموم سیاسی مقاصد ہیں جن کے پیچھے یہ دیوار کھڑی کی جا رہی ہے کہ جناب یہ سب لوگ وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مفاد پرست, ہم سیاست نہیں, ہم قانون کو فالو کر رہے ہیں. کمیٹی میں میری گزارش ہے سب لوگ موجود وہ ایک اہم ادارہ توڑنے کے لیے اس طرح کے مضمون بیانات کا سہارا لے رہے ہیں. ہم آئین پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو 1 اور 2 پڑھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. چلیں فیک ڈگریز کی بات کرتے ہیں, میں اب سیاست کی بات کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن کمیشن کہتا ہے, آرٹیکل 142 کہتا ہے کہ اگر آئین و قانون کوئی بن گیا نا تو اس کو پارلیمنٹ چینج نہیں کر سکتی. میں پاکستان مسلم لیگ کی MNA ہوں,
ये सेनेटर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही। मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ इनसे ऑन द फ्लोर ऑफ दिस, अभी बताएं सबके सामने, अवाम के सामने बताइए कि एचईसी ने जब फेक डिग्रीज का इशू उठाया था तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने क्या आपके साथ रवैया क्या अख्तियार किया, कितनी डिग्रीज आपके पास आई हैं और कितनी आपसे छुपाई गई? इस पे वजाहत करते हैं। जाते जाते हमें थोड़ा सा ये बता दें, एचईसी तो कहते वैसे भी जा रहा है, थोड़ा सा सियासी इशू ही है ये, और तो कोई इशू ही नहीं है। बताइए। नहीं, मेरा ख्याल से जो फिगर्स हैं वो पब्लिक में है, मीडिया में है, बताए ना, जो फेक डिग्रीज पे आप पे काफी प्रेशर रहा अभी तक गुजरा कितने हैं उनमें, ये भी नहीं, आपके पास कितनी डिग्रीज नहीं आई है, बताएं कितनी डिग्रीज नहीं आई है आज कौम को वाजे। डॉक्टर साहब बता दें, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें।